मार्केट प्लेयर में आपका स्वागत है। आज हम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए इसे सुनते हैं। ये निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण है। कृपया सोच समझकर और सलाह लेकर ही निवेश करें। नमस्कार। आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की गहराइयों में उतरेंगे। जी। ये वो कंपनी है जो भारत के रक्षा और एरोस्पेस जगत में एक तरह से धुरी है। बिल्कुल। और इसका प्रदर्शन वो न सिर्फ देश की सुरक्षा क्षमताओं के लिए बल्कि निवेशकों के लिए भी काफी मायने रखता है। हमारे सामने है HAL की 2024-25 की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट। इसमें चेयरमैन का नजरिया है, ढेर सारे वित्तीय आंकड़े हैं, साल भर की कामयाबियां और भविष्य की बड़ी योजनाएं, सब कुछ शामिल है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। हाँ, हमारा मकसद है इस रिपोर्ट को खंगालकर HAL के प्रदर्शन, उसकी ताकत और वित्तीय सेहत को समझना। और हाँ, हम खास तौर पे ये देखेंगे कि ये सब जानकारी निवेशकों के लिए क्या मायने रखती है। कोशिश रहेगी कि इसे तकनीकी बारीकियों के साथ साथ बिल्कुल सरल भाषा में भी समझें। सही है, दोनों तरह से देखना जरूरी है। तो चलिए इस रिपोर्ट के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि HAL की कहानी क्या कह रही है। शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर से। चेयरमैन के वक्तव्य में जबरदस्त आत्मविश्वास झलकता है और वजह भी साफ है। वित्त वर्ष 2024-25 में HAL को महारत्न का दर्जा मिला। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर थी। ये सम्मान पाने वाली ये भारत की पहली रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी मतलब डिफेंस PSU बन गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल, महारत्न दर्जा सिर्फ एक तमगा नहीं है, इसका असली महत्व कहीं ज्यादा गहरा है, खासकर निवेशकों के नजरिए से। अच्छा, कैसे? देखिए, इससे HAL को मिलती है कहीं ज्यादा स्वायत्तता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी। वो बड़े निवेश कर सकती है, आसानी से जॉइंट वेंचर बना सकती है, सब्सिडियरी खोल सकती है, मतलब ऑपरेशनल फ्रीडम बढ़ जाती है। ओके। और ये बाजार को एक मजबूत संकेत देता है। सरकार का भरोसा दिखता है कंपनी की क्षमता पर, उसके मैनेजमेंट पर, उसकी वित्तीय सेहत पर डाल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट वैश्विक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करती। सप्लाई चेन की दिक्कतें, दुनिया भर में राजनीतिक तनाव, इन सब का जिक्र है। हाँ, ये बताना जरूरी भी है। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद रिपोर्ट बताती है कि भारत का रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है। सही है। इसका श्रेय सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को दिया गया है, जिसने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया है। जी। और सरकार का लक्ष्य भी छोटा नहीं है। 2029 तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। 3 लाख करोड़, हाँ, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और ये दिखाता है कि सरकार का फोकस कितना ज्यादा है इस सेक्टर पर। बिल्कुल। ये लक्ष्य और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहले HAL जैसी कंपनियों के लिए एक तरह से ईंधन की तरह है। निवेशकों के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है एक बढ़ता हुआ घरेलू बाजार और सरकार का पक्का समर्थन। सही। ये चीजें मिलकर एक स्थिर और बढ़ते हुए राजस्व की तस्वीर पेश करती हैं। आत्मनिर्भर का सीधा मतलब है HAL के लिए ज्यादा ऑर्डर, हाँ, जिससे उसकी ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है। और एक तगड़ी ऑर्डर बुक निवेशकों को भविष्य के राजस्व की स्पष्टता देती है, जिसे हम रेवेन्यू विजिबिलिटी कहते हैं। रेवेन्यू विजिबिलिटी मतलब आगे का काम पक्का। हाँ, बिल्कुल। ये जानना कि कंपनी के पास अगले कई सालों का काम पक्का है, निवेश के फैसले में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और इस साल HAL ने कई ठोस उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जो सिर्फ कागजी बातें नहीं बल्कि जमीनी हकीकत हैं। जी, जरा उन पर बात करते हैं। जैसे उनका एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव, इसके उन्नत नागरिक संस्करण को DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से सर्टिफिकेशन मिल गया है। अच्छा, ये तो सिविल मार्केट के लिए है। हाँ, ये HAL के लिए नागरिक उड्डयन जैसे नए बाजार के दरवाजे खोल सकता है। ये वाकई इंटरेस्टिंग है। वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट HT-40 को CMILAC यानी सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिली है। ये HAL की खुद की डिजाइन और विकास क्षमताओं का एक बड़ा सबूत है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डिजाइन और डेवलपमेंट में भी सक्षम है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड पर मिस्टल 2 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। अच्छा, ये इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को और बढ़ाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। फिर Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए 240 इंजनों का जो अनुबंध था, हाँ, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उसके तहत पहला AL-31 FP इंजन समय से पहले ही भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। अरे वाह, समय से पहले। हाँ,
ये दिखाता है कि कंपनी उत्पादन और डिलीवरी के मामले में कितनी सक्षम है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का अच्छा संकेत है ये। और पहला जगुआर डायरन 3 फिक्स्ड बेस फुल मोशन सिमुलेटर भी चालू हो गया है। ये ट्रेनिंग के लिहाज से काफी अहम है। सही है। इससे पायलट ट्रेनिंग और बेहतर होगी और शायद मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भारत के अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II के इंजन बनाने के लिए अमेरिका की GE एरोस्पेस के साथ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट MLA पर हस्ताक्षर हुए हैं। अच्छा, GE के साथ। और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल है। जी, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। ये सबसे खास बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। ये सारी उपलब्धियां ये भविष्य की कमाई की नींव रख रही हैं। निवेशकों के लिए हर उपलब्धि का एक ठोस मतलब है। जैसे आपने कहा, DGCA सर्टिफिकेशन मतलब नया बाजार खुलना, HTT 40 सर्टिफिकेशन मतलब डिजाइन में आत्मनिर्भरता और एक नया उत्पाद पोर्टफोलियो में। सही। मिसाइल परीक्षण का मतलब है उत्पाद की बेहतर क्षमता और शायद ज्यादा मांग। समय पर इंजन डिलीवरी मतलब बेहतर एग्जीक्यूशन, विश्वसनीयता। सिमुलेटर मतलब ट्रेनिंग और सेवाओं से अतिरिक्त रेवेन्यू का जरिया। और GE के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला समझौता तो वो खास तौर पर बहुत अहम है। क्यों? इतना खास क्यों? ये दिखाता है कि HAL अब सिर्फ पुर्जे जोड़ने वाली कंपनी नहीं रही, वो महत्वपूर्ण जटिल तकनीक हासिल कर रही है और उसे भारत में बनाने की क्षमता विकसित कर रही है। आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम। बिल्कुल। लंबी अवधि में इससे आयात पर निर्भरता कम होगी, स्वदेशी क्षमता बढ़ेगी और शायद मुनाफे का मार्जिन भी बेहतर होगा। निवेशक ऐसी रणनीतिक साझेदारियों को बहुत सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। ये कंपनी को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करती हैं और उसे एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त दिला सकती हैं। ये तो हुई मौजूदा और हाल की बातें, लेकिन निवेशक हमेशा भविष्य पर नजर रखते हैं। सही कहा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भी कंपनी के राजस्व का बड़ा हिस्सा स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे LCA Mk1A, ALH ध्रुव, LCH प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH और HTT 40 से ही आएगा। हाँ, ये मौजूदा रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, लेकिन भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए LCA Mk2 अगली पीढ़ी का तेजस, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। हाँ, AMCA बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। फिर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH, ये मध्यम भार वर्ग का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। जी। और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TDBF, ये नौसेना के विमान वाहक पोतों के लिए लड़ाकू विमान है। नेवी के लिए। हाँ, ये सारी परियोजनाएं कतार में हैं। रिपोर्ट का दावा है कि ये परियोजनाएं अगले दशक तक HAL की उत्पादन लाइनों को व्यस्त रखेंगी और तकनीकी बढ़त बनाए रखेंगी। भविष्य की परियोजनाओं की इतनी स्पष्ट और मजबूत पाइपलाइन ये निवेशकों का भरोसा कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, रक्षा सौदे और परियोजनाएं बहुत लंबी चलती हैं, सालों तक। सही बात है। इसलिए जब निवेशकों को पता होता है कि कंपनी के पास अगले 10-15 साल के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, तो भविष्य के राजस्व को लेकर अनिश्चितता का जोखिम बहुत कम हो जाता है। मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। बिल्कुल। और AMCA और IMRH जैसी परियोजनाएं तो बहुत बड़े पैमाने की हैं। अगर ये योजना के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, तो इनका बाजार इतना बड़ा हो सकता है कि ये HAL के लिए गेम चेंजर साबित हो। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ आज के ऑर्डर्स पर नहीं जी रही, बल्कि कल के विकास की ठोस जमीन तैयार कर रही है, जो लंबी अवधि के निवेशकों को बहुत आकर्षित करता है। और ये सिर्फ बड़े विमान और हेलीकॉप्टरों तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट में इंडस्ट्री 4.0 और क्वालिटी 4.0 जैसी मतलब आधुनिक पहलों का भी जिक्र है। हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात। इसके तहत 86 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनका मकसद है उत्पादन तकनीक को डिजिटल बनाना, ऑटोमेशन बढ़ाना, IT सिस्टम को बदलने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल पर भी जोर है, जैसे AI की मदद से पायलट का काम आसान करना या निगरानी क्षमताएं बढ़ाना। ये तकनीकी पहले सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, इनका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ सकता है। कैसे? देखिए, इंडस्ट्री 4.0 और AI जैसी तकनीकें उत्पादन प्रक्रिया को ज्यादा कुशल बनाती हैं, गलतियों की गुंजाइश कम करती हैं और लागत घटा सकती हैं। बेहतर क्वालिटी कंट्रोल से उत्पाद ज्यादा भरोसेमंद बनता है, जिससे ग्राहक का विश्वास बढ़ता है। ये सब मिलकर कंपनी के मुनाफे के मार्जिन को सुधार सकते हैं। तो निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न
देखना होगा कि इन तकनीकों को लागू करने में कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार बहुत से श्रोताओं का होगा, वित्तीय आंकड़े। हाँ, नंबर्स। ये वो नंबर है जो सीधे सीधे कंपनी की सेहत और निवेशकों की कमाई से जुड़े होते हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर हाल के वर्षों में, एचएएल ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। जी। चलिए वित्त वर्ष 2025 FY25 के आंकड़ों की तुलना पिछले वित्त वर्ष 2024 FY24 से करते हैं। ठीक है। कुल बिक्री, टोटल सेल्स, FY25 में 30,105 करोड़ रुपए, जबकि FY24 में 28,162 करोड़ थी। ठीक ठाक ग्रोथ है सेल्स में। कर पूर्व लाभ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, FY25 में 10,820 करोड़ रुपए, FY24 में 10,199 करोड़ रुपए था। प्रॉफिट भी बड़ा है। कर पश्चात लाभ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, FY25 में 8,317 करोड़, FY24 में 7,595 करोड़ था। PAT में भी अच्छी बढ़ोतरी। शेयर धारकों की निधि, शेयर होल्डर्स फंड्स, ये बढ़कर 34,842 करोड़ हो गई, जो FY24 में 29,046 करोड़ थी। ये भी काफी मजबूत हुआ है। परिचालन से राजस्व, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, FY25 में 30,981 करोड़, FY24 में 30,381 करोड़ था। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है जी। पिछले आंकड़ों के मुकाबले। हाँ, ये टोटल सेल से थोड़ा अलग है, इसमें मामूली वृद्धि दिख रही है। ओके। ईबिटा, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई, FY25 में 12,168 करोड़, FY24 में 11,637 करोड़ थी। EBITDA भी बढ़ा है। और सबसे धमाकेदार आंकड़ा, ऑर्डर बुक पोजीशन, 31 मार्च 2025 तक ये 1,89,302 करोड़ की हो गई थी। 1,89,000 करोड़। हाँ, वो तो मतलब जबरदस्त उछाल है उसमें। ये पिछले साल कितना था? पिछले साल के मुकाबले ये काफी बड़ा हुआ लगता है। रिपोर्ट में एग्जैक्ट पिछला आंकड़ा भी मेरे पास नहीं है, पर ये लगभग 1.9 लाख करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, ये आंकड़े वाकई कहानी कहते हैं। चलिए पहले इनका थोड़ा तकनीकी विश्लेषण करते हैं, उन निवेशकों और विश्लेषकों के लिए जो गहराई में जाना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, जरा टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं। सबसे पहले PBT टू सेल्स परसेंट, PBT टू सेल्स परसेंट। ये अनुपात FY25 और FY24 दोनों में 36% पर स्थिर रहा है। 36%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार लाभप्रदता मार्जिन है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनाफे में बदलने में कामयाब रही है और इसमें स्थिरता है जो निवेशकों को पसंद आती है। फिर है प्रति शेयर आय, अर्निंग्स पर शेयर, EPS। FY25 में ये बढ़कर 124 रुपए 36 पैसे हो गया, जबकि FY24 में 113 रुपए 57 पैसा था। EPS भी बढ़ा है? हाँ, EPS में सीधी वृद्धि का मतलब है कि कंपनी अपने हर शेयर पर ज्यादा मुनाफा कमा रही है। ये शेयर धारकों के लिए सबसे सीधी अच्छी खबरों में से एक है और अक्सर शेयर के मूल्यांकन पर अच्छा असर डालती है। ओके। अगला है प्रति शेयर बुक वैल्यू पर शेयर। ये भी FY24 के 434 रुपए 32 पैसे से बढ़कर FY25 में 520 रुपए 99 हो गया है। बुक वैल्यू भी ऊपर? जी। बुक वैल्यू कंपनी की प्रति शेयर नेट संपत्ति या आंतरिक मूल्य को दर्शाती है। इसमें वृद्धि का मतलब है कि कंपनी की बुनियाद और मजबूत हो रही है। ठीक है, अब लाभांश, डिविडेंड का क्या? लाभांश भुगतान, डिविडेंड पे आउट। कंपनी ने 5 रुपए के अंकित मूल्य वाले शेयर पर अंतिम 15 रुपए का लाभांश प्रस्तावित किया है। अच्छा, फाइनल डिविडेंड 15 रुपए? हाँ, और इसे मिलाकर वित्त वर्ष 25 के लिए कुल लाभांश 40 रुपए प्रति शेयर हो जाएगा। अंतरिम प्लस अंतिम 40 रुपए, फेस वैल्यू 5 रुपए पर? जी, जो फेस वैल्यू का 800% है। ये सरकार के DIPM दिशा निर्देशों के तहत न्यूनतम लाभांश भुगतान की शर्त को भी पूरा करता है। निवेशकों के लिए ये सीधा रिटर्न है। लेकिन यहाँ एक अहम बात ध्यान रखनी होगी। क्या? 1 अप्रैल 2020 से ये लाभांश आय शेयरधारक के हाथ में कर योग्य है, टैक्सेबल है, और कंपनी भुगतान करते समय TDS काटती है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है, टैक्स लगेगा इस पर। फिर EBITDA वृद्धि। FY25 में EBITDA 12,168 करोड़ रहा, जो FY24 के 11,637 करोड़ से ज्यादा है।
ये कंपनी की कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुख्य कामकाज से होने वाले मुनाफे में वृद्धि दिखाता है। ठीक है। और अब वो बड़ा आंकड़ा ऑर्डर बुक टू सेल्स अनुपात, ऑर्डर बुक टू सेल्स अनुपात लगभग 6.5 गुना है। 6.5 गुना कैसे निकाला ये? 1,89,302 करोड़ की ऑर्डर बुक को 30,105 करोड़ की कुल बिक्री से भाग देने पर। ओह, 6.5 गुना, ये तो जबरदस्त है। हाँ, ये अनुपात जबरदस्त है। ये दिखाता है कि अगर कंपनी की बिक्री की मौजूदा रफ्तार बनी रहे तो उसके पास अगले 6 साल से भी ज्यादा का काम पहले से पक्का है। 6 साल से ज्यादा का काम। जी, ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्थिरता का बहुत मजबूत संकेत है, जिससे भविष्य का जोखिम कम होता है। फिर शेयर होल्डर्स की निधि में वृद्धि, ग्रोथ इन शेयर होल्डर्स फंड्स, ये FY24 के 29,046 करोड़ से बढ़कर FY25 में 34,842 करोड़ हो गई है। ये कंपनी की नेटवर्थ में अच्छी बढ़ोतरी दिखाता है, मतलब कंपनी की वित्तीय सेहत मजबूत हो रही है। ये भी अच्छा संकेत है। हाँ, अब आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात पर। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, क्या हुआ इसमें? ये अनुपात FY25 में 1.73 है, जबकि FY24 में 2.22 था। ये तो कम हो गया। इसका क्या मतलब है? ये अनुपात बताता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री, मतलब कच्चा माल, बन रहा सामान, तैयार माल को कितनी तेजी से बेच पा रही है। इस अनुपात में गिरावट का मतलब है कि इन्वेंट्री या तो धीमी गति से बिक रही है या ज्यादा जमा हो रही है। तो ये चिंता की बात है। सीधे तौर पर चिंता की बात शायद न हो, क्योंकि रिपोर्ट में एक जरूरी बात लिखी है, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। जो सामान अभी बन रहा है उसमें 7,624 करोड़ रुपए की बड़ी वृद्धि हुई है। ओह, तो जो माल बन रहा है बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये शायद LCA, MK1A जैसे बड़े और जटिल विमानों के निर्माण के कारण है, जिनमें ज्यादा समय लगता है। तो ये गिरावट भविष्य की बड़ी डिलीवरी का संकेत हो सकती है। अच्छा, लेकिन फिर भी निवेशकों को इस पर नजर रखनी होगी कि कहीं ये अक्षमता का संकेत तो नहीं। समझ गया। एक और अनुपात बचा है। हाँ, डेटर्स टर्नओवर अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये FY25 में 6.50 है, जो FY24 में 6.03 था। ये बड़ा है। जी, ये अनुपात मापता है कि कंपनी अपने ग्राहकों, जिनसे पैसा लेना है, मतलब डेटर्स, से कितनी जल्दी पैसा वसूल कर पाती है। इस अनुपात में मामूली सुधार हुआ है, जिसका मतलब है कि कंपनी ग्राहकों से बकाया वसूलने में थोड़ी और बेहतर हुई है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, कैश फ्लो के लिए अच्छा है। वाह, ये तो था आंकड़ों का पोस्टमार्टम। लेकिन कई श्रोता सोच रहे होंगे कि इन सब तकनीकी शब्दों PBT, EPS, EBITDA, टर्नओवर रेशियो का आम भाषा में मतलब क्या है? हाँ, बिल्कुल, इसे सरल बनाना जरूरी है। चलिए इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। आप मदद करेंगी? जरूर। मुनाफे का मार्जिन, PBT टू सेल्स। आसान भाषा में HAL ने जो भी बेचा, हर 100 रुपए की बिक्री पर टैक्स देने से पहले कंपनी ने 36 रुपए का मुनाफा कमाया। बिल्कुल, ये न सिर्फ बहुत अच्छा है बल्कि पिछले साल जितना ही है, यानी कंपनी लगातार बढ़िया मुनाफा बना रही है। EPS ग्रोथ, अगर किसी के पास HAL का एक शेयर है तो उस एक शेयर पर कंपनी अब पहले से ज्यादा कमा रही है। हाँ, साल भर में 113 रुपए से बढ़कर 124 रुपए हो गया। शेयर धारकों के लिए ये सीधी कमाई बढ़ने जैसा है। बुक वैल्यू ग्रोथ, कंपनी की अपनी कुल कीमत, संपत्ति माइनस कर्ज, प्रति शेयर बढ़ रही है। 434 रुपए से 520 रुपए हो गई, मतलब शेयर का अंदरूनी मूल्य मजबूत हो रहा है। लाभांश, कंपनी ने इस साल अपने मुनाफे से शेयर धारकों को हर शेयर पर 40 रुपए देने का फैसला किया है, अंतिम मंजूरी के बाद। ये निवेशकों की जेब में आने वाला सीधा पैसा है। बस याद रखें, इस कमाई पर अब टैक्स देना होगा। हाँ, वो जरूरी बात है। EBTI मतलब कंपनी का जो मुख्य काम है, विमान बनाना, मरम्मत करना, वो बिना ब्याज, टैक्स के झंझट के और मजबूती से मुनाफा कमा रहा है। ऑर्डर बुक, ये सबसे शानदार बात है। हाँ, HAL के पास इतने पक्के ऑर्डर हैं कि अगर वो आज से कोई नया ऑर्डर न भी ले तो भी अगले 6 साल से ज्यादा तक उनके कारखाने चलते रहेंगे। 6 साल से ज्यादा। इससे निवेशकों को ये तसल्ली रहती है कि कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। बिल्कुल, अनिश्चितता कम होती है। शेयरधारकों की निधि,
कंपनी की कुल जमा पूंजी सारे कर्ज चुकाने के बाद साल दर साल बढ़ रही है। यानी कंपनी आर्थिक रूप से और ताकतवर हो रही है, उसकी नींव मजबूत हो रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर इसमें थोड़ी गिरावट थी। सरल भाषा में कंपनी का माल, तैयार विमान, पुर्जे आदि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा धीरे बिक रहा है या स्टॉक में ज्यादा समय तक रह रहा है। रिपोर्ट कहती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे LCA Mk1A जैसे बड़े विमान बना रहे हैं जिनका काम अभी चल रहा है। ये भविष्य में बड़ी डिलीवरी का संकेत हो सकता है। लेकिन इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी कि कहीं माल बेकार तो नहीं पड़ा रह रहा। और आखिर में डेटर टर्नओवर। कंपनी अपने ग्राहकों जैसे वायुसेना से पैसा वसूलने में थोड़ी और तेज हो गई है। ये अच्छी बात है, इससे कंपनी के पास कैश जल्दी आता है। तो ये था सरल भाषा में मतलब। लेकिन ये इन्वेंट्री टर्नओवर में गिरावट भले ही WIP की वजह से हो, क्या इसमें कोई छिपा हुआ जोखिम हो सकता है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, ये एक वैध सवाल है। देखिए, WIP में वृद्धि अगर वाकई बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण है तो ये सकारात्मक है और भविष्य की आय का संकेत है। लेकिन अगर ये WIP जरूरत से ज्यादा समय तक WIP ही बना रहे तो ये उत्पादन में अक्षमता, सप्लाई चेन में रुकावट या लागत बढ़ने का संकेत भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए निवेशकों को अगली कुछ तिमाहियों में ये देखना होगा कि क्या ये WIP कुशलतापूर्वक तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स और फिर बिक्री में बदल रहा है या नहीं। मतलब एग्जीक्यूशन देखना होगा। हाँ, अगर इन्वेंट्री लंबे समय तक अटकी रहती है तो ये कंपनी के कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल पर दबाव डाल सकती है और मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। तो हाँ, ये एक निगरानी योग्य बिंदु जरूर है। समझ गया। अच्छा, वित्तीय आंकड़ों के अलावा रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने के तौर तरीके, CSR यानी सामाजिक जिम्मेदारी और कुछ दूसरी बातों का भी जिक्र है। जी, वो भी जरूरी पहलू है। इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। CSR पर कंपनी ने अपने बजट 144 करोड़ रुपए से ज्यादा 167 करोड़ रुपए खर्च किए। बजट से ज्यादा खर्च किया, ये तो अच्छी बात है। हाँ, इसमें स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाना, स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट विदुषी जैसे काम शामिल हैं। सामाजिक योगदान। कर्मचारियों के लिए भी कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं, जैसे कामगारों के लिए पेंशन योगदान 7% से बढ़ाकर 10% किया गया और नई पेंशन स्कीम NPS भी शुरू की गई है। कर्मचारी कल्याण पर भी ध्यान है। कंपनी के बोर्ड में भी कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं, जैसे डॉक्टर राजलक्ष्मी मेनन, CA राकेश भावसार और श्री अजय कुमार श्रीवास्तव। गवर्नेंस में बदलाव। रिपोर्ट में जिक्र है कि कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है और छोटे व मझोले उद्यमों यानी MSCs से खरीद के मामले में उन्होंने लक्ष्य 25% से कहीं ज्यादा 53% खरीद की है। वाह, ये तो सप्लाई चेन में MSCs को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, ESG यानी पर्यावरण, समाज और शासन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए BSRS बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नाम की एक अलग रिपोर्ट भी है। ESG आजकल बहुत जरूरी हो गया है, खासकर बड़े निवेशकों के लिए। हाँ, एक और बात का जिक्र जरूरी है। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा 43.56 लाख रुपए के जुर्माने का उल्लेख है। ओह, जुर्माना किस लिए? ये जुर्माना बोर्ड संरचना से जुड़े कुछ नियमों का पालन न करने पर लगाया गया था। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि इस मुद्दे को अब सुलझा लिया गया है और जुर्माने में छूट के लिए आवेदन भी किया गया है। अच्छा, मतलब कंप्लायंस इश्यू था जिसे ठीक कर लिया गया है। हाँ, ये पहलू भी निवेशकों के लिए, खासकर बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। क्यों? अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी और जोखिम प्रबंधन नीतियां कंपनी में पारदर्शिता लाती हैं और गड़बड़ी का खतरा कम करती है। मजबूत CSR गतिविधियां कंपनी की साख बनाती हैं। कर्मचारी कल्याण से अच्छे लोग कंपनी में टिके रहते हैं। सही बात है। ऑडिट में कमी पाए जाने पर कार्रवाई करना, जैसे बोर्ड संरचना को ठीक करना, ये दिखाता है कि कंपनी जवाबदेह है। जुर्माना लगना बेशक अच्छा नहीं है, लेकिन उसे ठीक करना और छूट मांगना सही दिशा में कदम है। और ESG पर बढ़ता फोकस अब सिर्फ दिखावा नहीं रहा, ये निवेश का एक अहम पैमाना बन गया है। दुनिया भर के निवेशक ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जो पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार हों और जिनका कामकाज पारदर्शी हो। हाँ, BSR रिपोर्ट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर HAL की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करती है जो कई पैमानों पर मजबूत दिख रही है। हाँ, काफी हद तक। महारत्न का दर्जा एक बड़ी उपलब्धि है,
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्तीय नतीजे ठोस हैं। भविष्य के लिए एक विशाल ऑर्डर बुक उस सुरक्षा कवच की तरह है। नई तकनीकों को अपनाने पर जोर है और गवर्नेंस व CSR के प्रति भी प्रतिबद्धता दिख रही है। जी। निवेशकों के नजरिए से देखें तो कंपनी के बुनियादी सिद्धांत मजबूत लगते हैं और विकास की अच्छी संभावनाएं दिखती हैं, खासकर आत्मनिर्भर भारत के माहौल में। हाँ, संभावनाएं तो हैं। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे कुछ संकेतकों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कंपनी इन बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को समय पर और कुशलता से पूरा कर पाती या नहीं, ये देखना अहम होगा। इसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। बिल्कुल। और यहीं से इस पूरे पड़ताल का सार निकलता है और एक विचारणीय प्रश्न भी। अच्छा, क्या प्रश्न है? भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य में HAL की भूमिका केंद्रीय है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। और उसकी लगभग 1.9 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक वाकई बहुत प्रभावशाली है। लेकिन भविष्य के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या HAL आगे बढ़ेगी, बल्कि ये है कि वो अपनी इस विशाल क्षमता और इन जटिल परियोजनाओं को कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर उतार पाएगी। मतलब प्लान तो अच्छा है, पर अमल कितना अच्छा होगा? हाँ, वो अपनी इस जबरदस्त ऑर्डर बुक को साल दर साल लगातार मुनाफे वाली डिलीवरी में कैसे बदलेगी, खासतौर पर AMCA और TDBF जैसी अगली पीढ़ी की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। हाँ, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी। बिल्कुल, जिनमें जटिल वैश्विक सप्लाई चेन, नई तकनीक का एकीकरण और बेहद कुशल मानव संसाधन की जरूरत होगी। इन चुनौतियों का प्रबंधन HAL कैसे करेगी? क्या वो समय पर और बजट के अंदर ये काम कर पाएगी? असल परीक्षा इसी एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन क्षमता की होगी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा, और इसी पर निवेशकों की नजर भी रहेगी। सही कहा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ और जानकारियों के लिए।